कैसे हो दोस्तों? सब ठीक? उम्मीद हो सब बहुत अच्छे हो। सबसे पहले सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस साल सब अच्छा ही अच्छा हो, उम्मीद ऐसी करते हैं। और जियोलॉजी में भी अच्छा अच्छा करो, पढ़ते रहो, पढ़ाई लिखाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, और क्या चाहिए। तो आज की वीडियो जो है किस बात पर होने वाली है, टनल्स हम पढ़ रहे थे। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टनल साइट, इस बारे में आज की वीडियो होने वाली है। और साफ दिख रहा होगा, कैमरा फोकस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टनल साइट, यानी टनल साइट जिसको हम फाइनल करेंगे, उसको ढूंढने के लिए, उस साइट को सिलेक्ट करने के लिए जो जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी होता है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ताकि हम अच्छी साइट ढूंढ सके टनल बनाने के लिए। और ये उसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस आर वेरी एसेंशियल इन सिलेक्शन ऑफ टनल साइट, फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशंस, ठीक है। सबसे पहले है नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ टनल अलाइनमेंट। टनल टनल अलाइनमेंट का सिलेक्शन। अब टनल अलाइनमेंट का क्या मतलब? देखो, अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजीशन, इस जगह, कौन सी जगह पर हम टनल बनाएंगे, उस जगह को कैसे ढूंढे, ठीक है। लेआउट और ब्लूप्रिंट, ठीक है। अलाइनमेंट का लेआउट और ब्लूप्रिंट भी मतलब हो सकता है कि उस जगह पर उसका अलाइनमेंट, ठीक है, यानी कि उसका लेआउट कैसा होगा, वहाँ पर ब्लूप्रिंट कैसा होगा, तो उसका खाका कैसा होगा, वहाँ पर ढांचा कैसा होगा उस टनल का, ठीक है। तो इस पॉइंट में सिलेक्शन ऑफ टनल अलाइनमेंट में एक तो हम जगह की बात करेंगे कि उसके लिए जगह कैसे ढूंढे, और वहाँ पर उसका ढांचा कैसा होगा, ठीक है, उसका ढांचा किस प्रकार बनाया जाएगा। यह है सिलेक्शन ऑफ टनल अलाइनमेंट का मतलब, ठीक। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी सारी जगह ढूंढ कर रखते हैं जहाँ पर हमको टनल बनाना है। हम क्या करते हैं, 3-4 जगह ढूंढ लेते हैं या उससे भी ज़्यादा, कि हम यहाँ पर टनल बनाना चाहते हैं। फिर हम उन सब में से एक बेस्ट चॉइस ढूंढते हैं। तो हम वो बेस्ट चॉइस कैसे ढूंढते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर जियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या हैं, फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं। अगर हम वहाँ पर टनल बनाएंगे तो वो उस टनल को डिस्टर्ब करेंगे। अगर वहाँ पे फोल्ड या फॉल्ट निकल जाएगा तो वो उस टनल को तोड़ सकता है बाद में, तो टनल हमारा स्टेबल नहीं होगा। इसलिए हमें वहाँ पर सारी जियोलॉजिकल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे और उनकी हमें रीडिंग लेनी पड़ेगी कि भाई वहाँ पर उन जियोलॉजिकल फैक्टर्स का कितना असर है, वो असर प्रोडक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अगर हमारे वो असर जो जियोलॉजिकल फैक्टर्स का असर होगा वो नेगेटिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि अगर हम वहाँ पर टनल बनाएंगे उसको तोड़ देगा, तो हम वहाँ पर टनल क्यों बनाएंगे, है ना, हम कोई दूसरी जगह ढूंढेंगे। तो यही चीज़ हम चेक करते हैं कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर, जो जगह हमने ढूंढी है, वो टनल के फायदे के लिए हैं या टनल के नुकसान के लिए हैं। अगर वो टनल को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम दूसरी साइट ढूंढेंगे, ठीक है, या दूसरी जगह ढूंढेंगे। सिलेक्शन ऑफ टनल अलाइनमेंट, ठीक है। और वहां पर हम कैसा ढांचा तैयार कर सकते हैं, और वो ढांचा उस जगह पर फिट बैठेगा और जियोलॉजिकल फैक्टर्स उसको कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे ना, तब हम वहां पर जाके उसको फाइनल करेंगे। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल्दो मैनी अल्टरनेट अलाइनमेंट माइट बी चूजन, ठीक है। हम कई अलग तरह के अलाइनमेंट, जगह या ढांचे चूज कर सकते हैं, पर जो फाइनल चॉइस है, बट द फाइनल चॉइस would be greatly dependent on the geological conditions along and around different alternative। तो जितनी भी जगह हमने देखी है उन सभी पर जियोलॉजिकल कंडीशंस कैसी हैं, इस पर निर्भर करता है सिलेक्शन ऑफ टनल अलाइनमेंट। द अलाइनमेंट having least geologically negative factors would be considered to be the various terms, to be good in various terms, ठीक है। तो वो अलाइनमेंट, वो ढांचा या वो जगह जहां पर जियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, नेगेटिव जियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो टनल को तोड़ देंगे, ऐसे वाले जियोलॉजिकल फैक्टर कम से कम हो, उस जगह को हम टनल, उस जगह को हम फाइनल करेंगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन, टनल अलाइनमेंट का सिलेक्शन करा जाता है। उस जगह को फाइनल किया जाता है जहाँ पर हमें टनल बनाना है, और दूसरा उस ढांचे को फाइनल किया जाता है, किस मतलब कई काफ़ी सारे ढांचों में से एक ढांचे को फाइनल किया जाता है, ठीक है। यानी कि जियोलॉजिकल फैक्टर्स अगर टनल के फेवर में नहीं है तो हम उस साइट को चूज़ नहीं करेंगे, हम उस साइट को चूज़ करेंगे जहाँ पर
जियोलॉजिकल फैक्टर जो है टनल के फेवर में हो, ठीक है। और उस अलाइनमेंट को चूज करेंगे जो कि उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके, ठीक है, या उन फैक्टर्स को खुद को नुकसान ना होने दे। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ एक्सकेवेशन मेथड, ठीक है। एक्सकेवेशन मेथड से यहाँ पर क्या मतलब है, देखो जब हम टनल बनाना है तो खुदाई तो करनी पड़ेगी, तो हम किस तरीके से खोदें, ठीक। तो जो सिलेक्शन ऑफ एक्सकेवेशन मेथड है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि उस जगह पर किस तरह की पत्थर हैं, किस तरह के रॉक्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। जितने एरिया में, जितने इलाके में हमको टनल बनाना है उस पूरे में किस तरह के पत्थर मिल रहे हैं, उस पर हमारा एक्सकेवेशन मेथड निर्भर करेगा, ठीक है। तो एक्सकेवेशन मेथड्स आर लिंक्ड विद द टाइप्स ऑफ रॉक्स टू बी एक्सकेवेटेड। जिन रॉक्स को हमको खोदना है उन पर डिपेंड करता है एक्सकेवेशन मेथड। चॉइस ऑफ द राइट मेथड विल बी पॉसिबल। कोई सही तरीके को हम तभी छांट सकते हैं जब हमें पूरा पता हो कि जिस जगह पर हम टनल बना रहे हैं उस पूरे में किस तरह की रॉक है, किस नेचर की रॉक है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ द राइट मेथड विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द नेचर ऑफ द रॉक्स एंड ग्राउंड अलोंग द अलाइनमेंट इज फुल्ली नोन, ठीक है। along the alignment is fully known. This is one of the most important aim and object of geological investigation. जब हमें पता हो कि जिस जगह पर हम जिस जगह पर हम टनल बनाने वाले हैं वहाँ पर किस तरह की रॉक है, तभी हम सिलेक्शन ऑफ एक्सकवेशन मेथड कर पाएंगे, तभी हम एक्सकवेशन मेथड को सेलेक्ट कर पाएंगे। और यह एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण बिंदु है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ टनल साइट में, ठीक है। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन फॉर द टनल। अब भाई टनल का डिज़ाइन कैसे रखा जाए, ठीक है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें ये डिज़ाइन के कपड़े दिखाओ, वो डिज़ाइन के कपड़े दिखाओ। तो ऐसे ही टनल के भी अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, उसकी शेप, साइज़, उसकी डायमेंशंस, ये उसके डिज़ाइन में आता है, ठीक है। शेप अलग हो सकती है, साइज़ अलग हो सकता है, डायमेंशंस यानी कि उसकी लेंथ कुछ हो सकती है, ब्रेथ कुछ हो सकता है, हाइट कुछ हो सकती है, तो ये उसकी डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं यानी कि मापदंड हैं जिनको हमको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन फॉर द टनल, अब टनल का डिज़ाइन कैसे सेलेक्ट करें, ठीक है, वो भी हमारा डिपेंड करता है रॉक्स की स्ट्रेंथ पर, ठीक है। रॉक्स की स्ट्रेंथ पर, ग्राउंड कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। जहाँ पर टनल का अलाइनमेंट है, जहाँ पर उसका पूरा का पूरा ढांचा फिट होगा, ठीक है, जिस जगह पर वो फिट होगा वहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई मिट्टी है वो दलदल है या एकदम कड़क मिट्टी है या एकदम पथरीला ग्राउंड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें शेप या डिज़ाइन सेलेक्ट करने में मदद करती हैं, ठीक है। अब वो कैसे, वो आपको देखना है। द अल्टीमेट डायमेंशंस एंड डिज़ाइन पैरामीटर्स ऑफ अ प्रपोज टनल आर कंट्रोल्ड। जो फाइनल हम डायमेंशन कर देते हैं, जो कि कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, कितनी ब्रेथ होनी चाहिए, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, और जो डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, जो डिज़ाइन के मापदंड हैं, ठीक है, जो टनल के, जो फ्यूचर में बनाने वाले टनल के लिए हम इनको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बिसाइड्स अदर फैक्टर्स बाय जियोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एरिया अलोंग द अलाइनमेंट, ठीक है। और जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनके अलावा हमको उसकी डायमेंशन, डिज़ाइन पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है और कंट्रोल में रखना पड़ता है, ठीक। द शेप ऑफ द टनल, अब टनल्स की शेप भी अलग अलग होती हैं, डी शेप, हॉर्स शू शेप, रेक्टेंगुलर शेप और अदर आउटलाइन, सर्कुलर आउटलाइन भी हो सकती है, ठीक है। इज मोर ऑफन सजेस्टेड बाय द जियोलॉजी अलोंग द अलाइनमेंट देन बाय एनी अदर सिंगल फैक्टर। तो शेप है वो टोटली उस अलाइनमेंट के एरिया है, जो जहाँ पर अलाइनमेंट है उस जगह पर, जो जहाँ पर टनल का ढांचा होगा उस जगह पर जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। उन जियोलॉजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसे होगी, ठीक। Thus, in self-supporting and strong rocks, either horseshoe or D-shaped may be continentally adopted. अगर पत्थर जो है वहाँ पर अलाइनमेंट के लिए अलोंग स्ट्रॉन्ग रॉक्स हैं, ठीक है,
और खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको किसी बाहरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर हम या तो हॉर्स शू शेप, यानी वो कुछ ऐसा होता है या फिर डी शेप, ये हो गई डी शेप, ठीक है, ऐसा टनल बना सकते हैं, ठीक है। पर अगर हमारा ग्राउंड जो है सॉफ्ट हुआ, बट दीज स्टेप्स वुड बी प्रैक्टिकली अनसूटेबल इन सॉफ्ट ग्राउंड और इवन इन वीक रॉक्स विद अनइक्वल लेटरल प्रेशर। अगर साइड से जो प्रेशर है वो बराबर नहीं है, यहाँ से प्रेशर और यहाँ से जो प्रेशर है वो बराबर नहीं है, और हमारे जो ग्राउंड है वो सॉफ्ट है, चिकनी मिट्टी का बना हुआ है, तब हम वहाँ पर डी शेप या हॉर्स शू शेप का टनल नहीं बना सकते। वहाँ पर हम सर्कुलर आउटलाइन वाला टनल फर्स्ट चॉइस होता है, सबसे ज़्यादा महत्व हम सर्कुलर आउटलाइन वाले टनल को देते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है असेसमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी, यानी कि मूल्य और मजबूती। कॉस्ट का मतलब होता है मूल्य, कितना पैसा लग रहा है उसमें, और स्टेबिलिटी का मतलब मजबूती, कितना स्ट्रांग है वो, ठीक है, कितना स्थिर है, उसका असेसमेंट करना, यानी उसका मूल्यांकन करना, उसको आंकना। असेसमेंट ऑफ कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी का अंदाजा लगाना, उसको आंकना, ठीक। अब देखो, हमने जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करी अभी तक पहले 3 स्टेप्स में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ध्यान है क्या क्या है? सिलेक्शन ऑफ टनल अलाइनमेंट, दूसरा था सिलेक्शन ऑफ एक्सकेवेशन मेथड, और तीसरा है ये सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन फॉर द टनल, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने करी है, ठीक है, अलोंग द लाइन ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है, अलोंग द अलाइनमेंट। तो ये 3 चीज़ें हमने करी, तो इनमें पैसा लगता है बहुत सारा, ठीक। अब देखो, अब अगर हम जो है टनल डी शेप की बना रहे हैं या हॉर्स शू शेप की बना रहे हैं, तो इनमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, बट सर्कुलर बना रहे हैं तो उसको सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हमें अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इन शुरू के इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारा कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमने हार्ड रॉक्स में बनाया है टनल, तो वो ऑब्वियसली स्टेबल होगा, ठीक है। पर वहीं हमने कच्ची मिट्टी में बनाया है, ठीक है, लूज सॉइल में बनाया है, तो वो टनल वीक होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसमें वो कोलैप्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि वो ख़त्म हो सकता है, और ठीक है, वो बल्ज हो सकता है, यानी कि बल्ज मतलब ऐसे, अगर टनल हमारा ये शेप है तो वो ऐसे बल्ज मुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब उस पर यहाँ से प्रेशर लगेगा तो यूं बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे टनल के बल्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो कच्ची जगह पर बनाया जाए और उसको सपोर्ट ना दिया जाए, ठीक है। सपोर्ट नहीं देंगे तो स्टेबल नहीं होगा, ठीक। यही 2 चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, कुछ कुछ मैंने समझा दिया, अब इसको एक बार वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। These facts are closely linked with the first 3 consideration। जो असेसमेंट ऑफ कॉस्ट है वो हमारे शुरू के 3 बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, कॉस्ट एंड स्टेबिलिटी दोनों के दोनों हमारे शुरू के 3 बिंदुओं से जुड़े हुए हैं जो अभी तक हमने डिस्कस करे। सिंस जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस विल डिटरमाइन द लाइन ऑफ एक्चुअल एक्सकेवेशन, क्योंकि जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमें बताएंगी कि कहाँ तक असल में खुदाई हुई है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल एक्सकेवेशन बताएंगे, द मेथड ऑफ एक्सकेवेशन कौन सा तरीका लगा है, एंड डायमेंशंस ऑफ एक्सकेवेशन कितना लंबाई चौड़ाई और हाइट में एक्सकेवेशन हुआ है, एज ऑल्सो द सपोर्टिंग सिस्टम दैट इज लाइनिंग ऑफ द एक्सकेवेशन, और जो जो सपोर्टिंग सिस्टम हमने उस पर लगाया है, ठीक है, जिसको हम लाइनिंग ऑफ एक्सकेवेशन कहते हैं, ठीक। ऑल द एस्टिमेट्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वुड डिपेंड ऑन द जियोलॉजिकल डिटेल्स। तो जो भी हमारा एस्टिमेट बैठता है कॉस्ट का, वो इन सारी सारे जियोलॉजिकल डिटेल्स पे डिपेंड करता है, कि भाई हमने लाइन ऑफ एक्चुअल एक्सकेवेशन मतलब उसमें कितना सपोर्ट लगाया है, सपोर्ट ज़्यादा लगाया ज़्यादा पैसे लगाए, सपोर्ट कम लगाया कम पैसे लगेगा, ठीक है। मेथड कोई, अगर हमें ज़्यादा मशीनें लगानी है खुदाई के लिए, बोर ड्रिल लगाया, ठीक है, तो हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा, कम मशीन लगी है तो कम पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स पर डिपेंड करता है हमारा असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। Similarly, tunnels passing through hard and massive rocks, even when left unsupported, may be regarded as stable। ठीक है, जो हार्ड और मैसिव रॉक्स, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उनसे जा रहा है, और जो सख्त रॉक्स से बना हुआ है उनके बीच में, अगर उस पर हम सपोर्ट ना भी दें तो भी वो स्टेबल, स्थिर, या ठीक है, तो भी वो स्टेबल होगा, ठीक। हाउएवर दोज पासिंग थ्रू डिफिकल्ट ग्राउंड्स माइट स्टिल कोलैप्स, और जो डिफिकल्ट ग्राउंड से जा रहे हैं, ठीक है,
उनके कोलैप्स टूट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बल्ज बाहर की तरफ मुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं एट प्लेसेस, और इवन कम्प्लीटली फेल, या कि वो पूरा पूरा फेल भी हो सकता है इफ़ जियोलॉजिकल सिचुएशन इज नॉट परसीव्ड प्रॉपरली। अगर हम वहाँ की जियोलॉजिकल सिचुएशन को अच्छे से ना समझें, ना पढ़ें, तो उस टनल के पूरी तरह से फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है हमारा असेसमेंट ऑफ जियोलॉजिकल सॉरी इन्वायरमेंटल हजार्ड्स। ठीक है, अब वहाँ पर टनल बनने की वजह से क्या क्या इन्वायरमेंटल हजार्ड्स हो सकते हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, उनको हम ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे हमने टनल बनाया तो वहाँ पर हम खुदाई कर रहे हैं, एक्सकेवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, वाइब्रेशंस होने से वहाँ पर लैंडस्लाइड्स या छोटा मोटा अर्थक्वेक आ सकता है, या कोई वहाँ पर हम ब्लास्ट करते हैं ग्राउंड को, ठीक है, कटिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं वहाँ पर, तो उससे क्या हो सकता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोई फॉल्ट या फोल्ड जो कि छुपा हुआ था उसके दोबारा रिएक्टिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम छेड़खानी कर रहे हैं वहाँ पर, तो होगा ही। ठीक है, और या फिर वहाँ पर डस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी तो हो ही जाती है। ठीक है, अगर आप कभी पहाड़ों में गए हो, जब सड़कें बनती है तब आपने ये सब देखा होगा, और वहाँ अगर कोई अगल बगल से वहाँ पर कोई स्रोत है, पानी का सोर्स है, तो वो सोर्स भी गंदा हो जाता है। तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। The process of tunneling, whether through rocks or soft ground, involves disturbing the environment of an area more than one way. मतलब जब हम जब टनलिंग की प्रक्रिया चालू होती है, जब या तो चाहे वो पत्थर में बन कर रहे हो टनल, या ग्राउंड में सो कर रहे हो, तो उससे हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है एक जगह का एक से भी ज़्यादा तरीकों से। ठीक है, द टनलिंग मेथड माइट इन्वॉल्व वाइब्रेशंस इंड्यूस्ड थ्रू ब्लास्टिंग और ग्राउंड कटिंग एंड ड्रिलिंग। तो ब्लास्ट करने से, ग्राउंड को काटने से या ड्रिल करने से जो वाइब्रेशंस आते से वाइब्रेशंस बनेंगी, उस वाइब्रेशन से हमारा एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ डस्ट निकलेगा एंड इंटरफेरेंस विद वाटर सप्लाई ऑफ द नियर बाई एरिया। उससे वहाँ का जो नियर बाई एरियाज का जो वाटर सप्लाई का सोर्स था वो गंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरी हो ही चुकी है, अंत में आ गए हैं हम। तो एक बार दोबारा आप सभी को विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक है, संकल्प करो भाई, अभी तीसरा ही दिन है आज 2021 का, कि हम पढ़ेंगे। अभी तक नहीं किया है तो करो, पढ़ो भाई, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई लिखाई से ही होता है सब कुछ। ठीक है, ऐसा आप कहीं बोलेंगे कि सर पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है सब कुछ, पर होता है भाई। अगर चलो नहीं भी होता तो एक काम करो, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लिया, और उसके बाद बोलो कि अब नहीं करनी भाई पढ़ाई। ठीक है, कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, कि मैंने फिर भी अच्छे नंबर ला दिए तब भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तब अलग बात है, तब तुम कुछ और कोशिश करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़ यार, अब तो पूछ ही लेता हूँ इस वीडियो में, कि अभी तो खैर मेरे पास पैसे हैं नहीं, जब होंगे तब मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड ले आऊँ, ब्लैक बोर्ड। तो अब तुम बता दो कि भाई ब्लैक बोर्ड लाना ठीक रहेगा, या तुम्हें ऐसे ही नोट्स बेस्ड पढ़ना शुरू है, नोट से पढ़ना शुरू है, जैसे मैं पसंद है मेरा, मतलब जैसे मैं नोट से पढ़ाता हूँ, ये तरीका पसंद है, या बोर्ड ला के पढ़ाऊँ, समझाऊँ उससे, वो तो बता देना कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, खत्म।